नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है वो कहता है एक छल्ला जो कि एक पतली लंबी छड़ पर फिसल सकता है, छड़ के एक सिरे ओ से स्मॉल डी दूरी पर स्थित है। छड़ को एक समान कोणीय वेग से एक समान रूप से क्षैतिज तल में घुमाया जाता है, बिंदुओं के सापेक्ष इसको घुमाया जाता है। तो सिद्ध कीजिए कि छल्ला वक्र आर बराबर डी कॉस हाइपरबोलिक थीटा के वक्र में घूमता है। देखिए क्या स्थिति हो रही है इसको। ऐसे देखिए एक छड़ है आपके पास, ओ ए मान लीजिए कोई छड़, और एक छल्ला इसमें डला हुआ है बी बिंदु पर, जिसकी सिरे ओ से जो दूरी है वो स्मॉल डी दे रखी है। छड़ है, छड़ की लंबाई स्मॉल ए दे रखी है। अब हम क्या करते हैं कि चिकनी लंबी छड़ है और इस छड़ पर जो छल्ला है ये फिसल सकता है और इस छड़ को एक समान वेग से क्षैतिज तल में घुमाया जाता है ना। इसको ऐसे हम घुमा रहे हैं तो क्या होगा, कुछ समय पश्चात मान लीजिए छड़ यहाँ पे आ गई, ये वो छड़ की पोजीशन हो गई, ये हो गया एंगल थीटा, है ना। और जो छल्ला है, छल्ला आपका यहाँ आ गया, ये इसकी पोजीशन पी हो गई, हम इसे आर थीटा से लिख सकते हैं, ठीक है। और ये सर का सिरा ए है। तो हमें ये पता करना है, हमें इस छल्ले का पथ निकालना है, यानी कि छल्ले की स्थिति के लिए हमें आर और थीटा में रिलेशन ज्ञात करना है। आर और थीटा में क्या रिलेशन होगा वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर जो एक बहुत समझने वाली बात है, जो कि छड़ जो है वो चिकनी और लंबी छड़ है कहते हैं, ठीक। यानी कि जब इस छड़ को क्षैतिज रूप से घुमाया जाएगा तो क्या होगा, ये छल्ला बाहर की तरफ जाएगा। पहली बात तो ये हम समझें, बाहर की तरफ क्यों जाएगा। जब भी हम वृत्तीय पथ में कोई कण गति करता है, क्योंकि इसको क्षैतिज रूप में घुमाएंगे तो जो छल्ले का पथ होगा वो वृत्तीय पथ में गति करेगा छल्ला। तो वृत्तीय पथ में जब छल्ला गति करेगा तो क्या होगा कि इस पर जो यदि छड़ जो वृत्त में घूम रही है उसमें स्पर्श रेखा की लंब दिशा में, अनुप्रस्थ दिशा में, यानी कि हम कहें तो वहां पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा कण पे, जिसकी वजह से ये बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, है ना। वैसे ही हम जानते हैं ये बाहर की तरफ गति करता है, वृत्तीय पथ में हमेशा वो पथ को छोड़ना चाहता है। पर ये छड़ चिकनी है, इसलिए कोई भी घर्षण बल इस पे काम नहीं करेगा जो इसे रोके। इसका मतलब ये हुआ कि इस दिशा में, अरीय दिशा में जो बल होगा वो शून्य होगा, है ना। जब छड़ को हम घुमाएंगे तो इस पर अरीय दिशा में कोई बल नहीं लगेगा, ठीक है। ये अरीय दिशा है हमारी, ये अनुप्रस्थ दिशा है, तो अरीय दिशा में इस पर कोई बल नहीं लगेगा। अरीय दिशा में कोई बल नहीं लगेगा तो अरीय त्वरण क्या होगा, इसका छड़ का शून्य होगा। ये एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है समझने का। इस तरह के एक दो क्वेश्चन और हैं, उसको भी मैं इसी क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। तीनों चारों क्वेश्चन को कंबाइन कर देंगे हम, तो सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में निकाल लेंगे। क्या क्या इस क्वेश्चन में और पूछ सकता है, निकाला जा सकता है। अच्छा, तो छड़ जब एक समान रूप से घूम रही है तो छल्ले पर जो अरीय दिशा में जो बल लगेगा वो क्या होगा, शून्य होगा। तो अरीय त्वरण की वैल्यू भी क्या होगी, शून्य होगी। और दूसरा, छड़ एक समान रूप से घूम रही है, इसका मतलब इसका जो कोणीय वेग होगा वो कांस्टेंट होगा, समान समय में समान कोण बनाएगी, तो कोणीय वेग क्या होगा, इसका कांस्टेंट होगा। ये दो बातें हैं इसमें समझने वाली। तो देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम लिखेंगे अरीय दिशा में कोई बल कार्यरत नहीं है, अतः छल्ले का अरीय त्वरण शून्य होगा, अर्थात r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक। समीकरण नंबर हो गया हमारा 1। चूंकि छड़ को एक समान रूप से घुमाया जाता है
अतः कोणीय वेग थीटा डॉट अचर होगा, अर्थात या माना थीटा डॉट इक्वल टू ओमेगा, ये अचर होगा, कांस्टेंट। और यहां से यदि थीटा डॉट ओमेगा कांस्टेंट है तो इसको हम लिख सकते हैं डी थीटा ओवर डी टी इक्वल टू ओमेगा, और डी थीटा बराबर ओमेगा डी टी। इसको इंटीग्रेट कर दें दोनों पक्षों को, तो जो हमें इक्वेशन मिलेगी थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस सी, और टी इक्वल टू 0 पर छल्ला यहाँ पर है, तो इस स्थिति में थीटा भी क्या है, 0 है, प्रारंभिक रेखा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सी इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया, ये भी काम आएगा। तो ज़्यादा नहीं दिया, तो हम इसको लिख देते हैं, ये इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो जो हमें इसकी सहायता से समीकरण मिल जाएगा, वो समीकरण मिल जाएगा थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, समीकरण नंबर 2, ये हमारे काम आएगा। तो यहाँ से 2 समीकरण बन गए, ये वैल्यू हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो समीकरण 1 से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हम किस तरह से कण की गति होगी, क्या होगा, वो सब हम इसको समीकरण 1 से r डबल डॉट माइनस r ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली, यहाँ पे कोफिशिएंट कांस्टेंट है। तो इसको उस फॉर्म में लिखें, कैसे लिखते थे हम वहाँ पर इसको, ये 2 टाइम्स है, तो ये d2 r अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस r ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, और इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर आर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, और शॉर्ट फॉर्म में डी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू 0। यहाँ पर डी क्या है आपका, डी ओवर डी टी। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बन गई, सेकंड ईयर में पढ़ा है हमने। और इसको हम सिंप्लीफाई सॉल्व कर सकते हैं, इसको सिंपली, इसमें केवल सी एफ निकलेगा, इसका पी आई तो इसका 0 होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल तो है ही नहीं इसका केवल, है ना। तो पूरक फलन इसका हम ज्ञात कर लेंगे, कैसे निकालेंगे वो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डी को एम से रिप्लेस कर देते हैं, तो एम स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहाँ पे एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस ओमेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अतः आर बराबर क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन आर बराबर हो जाएगा C1 e की पावर ओमेगा टी प्लस C2 e की पावर माइनस ओमेगा टी, समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करें, इसका अवकलन कर दें, क्योंकि 2 कांस्टेंट हैं C1 और C2, एक समीकरण निकालें, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिल जाएगा, r डॉट इक्वल टू C1 ओमेगा e की पावर ओमेगा टी, e की पावर ओमेगा टी का ओमेगा e की पावर ओमेगा टी, ऐसे यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस C2 ओमेगा e की पावर माइनस ओमेगा टी, समीकरण नंबर 4। अब यदि हम समीकरण 3 और 4 में मान रखने की कोशिश करें, C1 और C2 की मान निकालने की कोशिश करें, तो देखिए जब t बराबर 0 है तो r कितना है, यानी कण की मूल बिंदु से दूरी कितनी है, तो फिगर दे रखा है क्वेश्चन में, कितनी दूरी है, d है, और उस समय वेग कितना है, r डॉट कितना है, तो वो 0 होगा, क्योंकि कण का टोटल वेग 0 है, तो अरिय वेग अनुप्रस्थ वेग सारे 0 होंगे। तो ये मान हम समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से निकालें हम, तो r की वैल्यू तो d रखेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, e की पावर 01 e की पावर माइनस 01, तो C1 प्लस C2, और जब r डॉट पर रखेंगे तो r डॉट का मान 0, और यहाँ पर देखिए e की पावर 01 हो जाएगा C1 ओमेगा माइनस C2 ओमेगा, और C1 ओमेगा माइनस C2 ओमेगा, ये ओमेगा भी कॉमन आके 0 में गया, तो ये फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, C1 माइनस C2 बन जाएगी, ओमेगा कॉमन आके 0 में चला गया। इन दोनों को यदि हम सॉल्व करें, इन दोनों इक्वेशंस को, तो सॉल्यूशन हमें क्या मिलेगा, C1 बराबर d/2 एंड C2 बराबर d/2। या तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, यहाँ से हमें C1 और C2 की वैल्यू मिल गई,
ठीक है, C1 और C2 की वैल्यू हम 3 नंबर में रख दें तो क्या आ जाएगा, हमारे पथ का समीकरण आ जाएगा, ठीक है ना। और आर आर आ जाएगा आपका, और 4 में रख देंगे तो कण का वेग आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम समीकरण 3 में मान रखें, तो समीकरण समीकरण 3 में C1 व C2 का मान रखने पर, तो 3 में मान रखेंगे तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 d/2 e की पावर ओमेगा टी प्लस d/2 e की पावर माइनस ओमेगा टी। इसको हम लिख सकते हैं, d कॉमन ले लिया आपने, d/2 कॉमन ले लिया, e की पावर ओमेगा टी प्लस e की पावर माइनस ओमेगा टी, और ये किसका फार्मूला बन गया, ये बन गया d cos हाइपरबोलिक ओमेगा टी, समीकरण नंबर 5। और समीकरण 2 में हमने देखा था थीटा इक्वल टू क्या है, ओमेगा टी, तो वो भी हम यहाँ पर रख दें। तो समीकरण 2 से थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, तो आर इक्वल टू क्या आ गया, डी कॉस हाइपरबोलिक थीटा, यानी आर और थीटा में रिलेशन, ये आपका क्या हो गया, पथ का समीकरण हो गया। तो जो चीज इसमें प्रूफ कराई थी, जो हमें सिद्ध करना था, वो हो गया। अब इस सवाल में आगे एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, सवाल यही है, पर वहां पे 2 चीजें और पूछी गई, तो यहां तक जो हमने किया इसी के साथ उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो और क्या क्या पूछा गया है, 2 चीजें उसमें ऐड कर दी, नहीं क्या ऐड कर दी, पहली बात, जब ये छल्ला जो स्टार्टिंग में यहाँ पर है वो बी दूरी पर है, ये ए है, तो क्या होगा, कुछ समय बाद छल्ला कहाँ पहुंच जाएगा, मान के चलो इस सिरे पर आ जाएगा, ठीक है ना, पी ए बिंदु पर आ जाएगा, छल्ला कहाँ पर आ जाएगा, ए पर आ जाएगा। तो जब छल्ला यहाँ आ जाएगा ए पर, तो यहाँ आने में उसको समय कितना लगेगा, पहली बात, और जब छल्ला यहाँ आ जाएगा एंड पॉइंट पर, तो फिर छड़ को छोड़ देगा, उस समय उसका वेग कितना होगा। तो यदि हमने समीकरण 5 निकाल लिया है, तो हम यहाँ पर t है हमारे पास, समय निकाल सकते हैं, और इसका अवकलन कर दें तो वेग आ जाएगा, r डॉट क्या आ जाएगा, छल्ले का वेग, क्योंकि छल्ले का जो वेग होगा वो हम यहां से निकाल लेंगे, ठीक है। हाँ, तो देखिए, जब छल्ला छड़ के सिरे कैपिटल ए पर पहुंचता है, तो ए पर आर बराबर स्मॉल ए, अतः समीकरण 5 से क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या है हमारा, समीकरण 5 से वैल्यू, समीकरण 5 में आर की वैल्यू क्या देखिए, समीकरण 5 में मैंने निकाला है आर की, डी कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा टी इक्वल टू ए हो जाएगा। आर की वैल्यू समीकरण 5 में क्या है, डी कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा टी, और यहाँ से यदि हम कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा टी निकालें तो हो जाएगा ए अपॉन डी, और ओमेगा टी हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ए अपॉन डी, और टी इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ए अपॉन डी। तो इतना समय लगेगा कण को सिरे ए तक पहुंचने में, ये तो आ गया समय। अब इतने समय पश्चात कण का वेग कितना होगा, यानी सिरे ए पर वेग कितना होगा, पहुंचने में इतना समय लग रहा है, तो इतने समय पश्चात वेग का मतलब सिरे ए पर कण का वेग क्या होगा, ठीक है। तो कण का वेग जो है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग। तो यदि हमको उसका अरीय वेग निकालना है और अनुप्रस्थ वेग निकालना है, तो अरीय वेग के लिए हमको किसकी जरूरत होती है, अरीय वेग क्या होता है हमारा, हम जानते हैं, अरीय वेग होता है आपका आर डॉट, और अनुप्रस्थ वेग आपका होता है आर थीटा डॉट। तो आपके पास आर डॉट की वैल्यू है, आर की वैल्यू है समीकरण 5 में, उसका अवकलन कर देंगे तो आर डॉट, और थीटा डॉट समीकरण 2 से हमारे पास है ही
थीटा डॉट क्या हमारा ओमेगा है, ठीक। तो और आर हमारे पास है ही समीकरण 5 से, आर बराबर डी cos हाइपरबोलिक ओमेगा टी। तो ये चीजें हमारे पास हैं, तो इनकी सहायता से हम अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग निकाल सकते हैं, उससे हमें पूरा वेग मिल जाएगा कण का, ठीक है। तो हम इसका वेग निकालें। तो छड़ के सिरे ए पर कण का अरीय वेग u इक्वल टू क्या होगा, आर डॉट। u इक्वल टू आर डॉट क्या है हमारा, r बराबर है डी cos हाइपरबोलिक ओमेगा टी। तो आर डॉट क्या हो जाएगा, डी ओमेगा साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी। और t की वैल्यू कौन सी होगी, जहां t बराबर क्या होगा आपका, t बराबर होगा आपका 1/ओमेगा cos हाइपरबोलिक a अपॉन डी। तभी तो कण a पर होगा, a पर कण के लिए t का मान इतना होगा और r डॉट की वैल्यू होगी डी ओमेगा साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी, और t का मान ये होगा। तो अब देखिए यहां से यदि हम ओमेगा टी निकालें, कोशिश करें ओमेगा टी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हम इसकी सहायता से हम लिख सकते हैं ओमेगा टी बराबर cos हाइपरबोलिक a अपॉन डी। तो ये हमारा ओमेगा टी है। अब यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक है, ये कॉस हाइपरबोलिक है, तो इन्हें हम आपस में चेंज कर रहे हैं, जिससे इन्हें सॉल्व करना इजी हो जाए। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 7। तो कैसे चेंज करें, इसे इधर ले हम, कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा टी बराबर क्या हो गया, ए अपॉन डी। और हमारा फॉर्मूला होता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1 हो जाएगा। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा 1। तो ये वैल्यू हमारी क्या है, ए स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1। अब हम इसे सिंप्लीफाई करें, तो इसे सिंप्लीफाई करके हमको साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू मिल जाएगी, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ओमेगा टी कितना आ जाएगा आपका, ए स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर माइनस 1। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। और ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन डी। और यहाँ से ओमेगा टी कितना आ गया आपका, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ओवर डी, ये ओमेगा टी होगी। तो ओमेगा टी ये लिखें या ये लिखें, बात बराबर है, क्योंकि इसी की सहायता से सॉल्व करके ये आया है। तो हम ये मान समीकरण 7 में रख देंगे तो हमें u मिल जाएगा। तो समीकरण 7 से u बराबर आपका क्या हो गया, तो ओमेगा टी जब ये लिखोगे तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, डी ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ओवर डी, डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो u की वैल्यू आ जाएगी, ये कैंसिल आउट हो गया, बाकी जो बचा वो आपका u हो गया समीकरण नंबर 8। ये तो आ गया अरीय वेग। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, अनुप्रस्थ वेग निकालेंगे। तो अनुप्रस्थ वेग निकालें, कण का अनुप्रस्थ वेग। अनुप्रस्थ वेग क्या होगा, तो अनुप्रस्थ वेग क्या होता है, अनुप्रस्थ वेग, अनुप्रस्थ वेग v इक्वल टू क्या लिखते हैं, आर थीटा डॉट। तो v इक्वल टू आर क्या है, हमने सॉल्व करके क्या निकाला, आर बराबर है हमारा d cos हाइपरबोलिक ओमेगा टी, और थीटा डॉट क्या है आपका, थीटा डॉट आपका ओमेगा है, ठीक है। जहां t कितना होगा आपका 1/ओमेगा cos हाइपरबोलिक इनवर्स a अपॉन डी होगा, ये होगा। तो फिर वही बात आ गई, ओमेगा टी की वैल्यू cos हाइपरबोलिक इनवर्स a बाई डी रख देंगे, या हम कहें cos हाइपरबोलिक ओमेगा टी क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर जैसे भी किया था, cos हाइपरबोलिक ओमेगा टी बराबर क्या आ जाएगा, a ओवर डी आ जाएगा, तो इसमें रख दिया जाए। तो v इक्वल टू क्या हो गया हमारा, d
कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा टी की वैल्यू a अपॉन डी और ओमेगा है, तो d से d कट गया, v इक्वल टू आपका क्या आ गया a ओमेगा। तो इस तरह से आपको कण के सिरे ए पर आपको उसका अरीय वेग भी अरीय वेग मिल गया और अनुप्रस्थ वेग मिल गया। अब हम कण का छल्ले का क्या निकाल सकते हैं, कुल वेग निकाल सकते हैं सिरे ए पर। जब छल्ला छड़ को छोड़ता है, तो जब छल्ला छड़ को छोड़ेगा उस समय उसका वेग क्या होगा, कुल वेग हम छल्ले का निकालें तो अतः परिणामी वेग v इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और u कितना है हमारा, तो u स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस v क्या है आपका ए ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ से देखिए ओमेगा स्क्वायर तो कॉमन आके बाहर आ गया, ओमेगा हो गया, और ये क्या बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ओमेगा अंडर रूट 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जो कि कण का क्या है, कण का या छल्ले का परिणामी वेग है जब छल्ला छड़ के सिरे ए को छोड़ता है। तो कितना समय लगा और छोड़ते समय उसका वेग क्या है, वो दोनों चीज हमने कर दी। तो एक ही सवाल में हमने देखा 3 चीजें हमने निकाल ली। उसका पथ क्या है, जब वो छल्ला सरकते सरकते सिरे ए पर पहुंचेगा छड़ के, उस समय कितना समय लगेगा उसको अपनी प्रारंभिक स्थिति से वहां तक पहुंचने में, और उस समय उसका वेग क्या होगा, परिणामी वेग, अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग दोनों, और फिर परिणामी वेग। ये सारी चीजें हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस की। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।